अगर आपको मेरे मैड डॉग वाली सीरीज पसंद आई थी तो ये सीरीज भी जरूर पसंद आएगी। तो सोचो जरा, बिना किसी गलती के सीधे 30 साल की सजा और ऊपर से देश की सबसे खतरनाक जेल में रोज का अपमान, थप्पड़, मारपीट और वो असहनीय दर्द जो दिमाग हिला दे। उन लोगों ने जो उसे कमजोर समझ के कुचलने की कोशिश की थी, उन्हें बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि वे अनजाने में एक ऐसे दरिंदे को जन्म दे रहे हैं जो कभी नहीं रुकेगा। वो लड़का जो जेल में एक बिल्कुल टूटा हुआ कमजोर बच्चे की तरह घुसा था, वहीं से बाहर निकलते समय एक पूरा खूंखार जानवर बन चुका था। नॉर्मल चॉपस्टिक भी उसके हाथ में जानलेवा हथियार बन जाती थी। हम देखते हैं कि हमारी कहानी हमें नरहरा प्रिजन सेक्टर 4 के मेस हॉल में ले जाती है, जहां कैदियों की भीड़ भरी हुई है। हवा में खाने की महक और कैदियों की फुसफुसाहटें गूंज रही हैं। वहीं हमारा हीरो तोजो अपनी ट्रे उठाता है, जिसमें देखने में ठीक ठाक लेकिन बिल्कुल बेस्वाद खाना है। वो अकेला एक टेबल पर बैठ जाता है और खाने को घूरता रहता है, जैसे उससे कोई जवाब मांग रहा हो। उसके चेहरे पर सख्त भाव हैं, लेकिन अंदर गहराई में वो खालीपन साफ झलकता है जो सालों की नाइंसाफी ने पैदा किया है। तो अगले सीन में अचानक कहीं से चॉपस्टिक्स की एक जोड़ी आती है और उसकी ट्रे से खाना चुरा लेती है। सामने वाला बदतमीज तरीके से उसे प्रोवोक कर रहा है, उसकी आंखों में वो घमंड जो जेल की दीवारों में पनपता है। तभी एक बुली उसे घूरते हुए आक्रामक लहजे में पूछता है, क्या देख रहा है? हम देखते हैं कि दूसरा बड़ा टैटू वाला आदमी तिरछी मुस्कान के साथ उसे कुछ करने की चुनौती देता है, जैसे वो जानता हो कि तोजो अभी भी टूटा हुआ है। घूरने का सिलसिला चलता रहता है, हवा में तनाव बढ़ता जाता है और वो दरिंदे जैसे किसी रिएक्शन का इंतजार कर रहे हों, जब तक तोजो टूट न जाए। बिना ज्यादा सोचे एक बोली अकड़ के साथ तोजो के खाने पर थूक देता है और कहता है, सब कुछ चाट के खा। उसकी चेतावनी गूंजती है कि अगर नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और तोजो के मन में वो पुरानी यादें उभर आती हैं जो उसे रातों में सोने नहीं देती। दोनों अपराधी बिल्कुल नहीं डरते, उल्टा पूछते हैं, तेरी प्रॉब्लम क्या है और क्या तुझे मैनर्स नहीं है? फिर वो ब्रूट उसे किलर कह देता है और ये शब्द सीधे तोजो की नस पर लगता है, जैसे तेज चाकू घुस गया हो। उसके दिल में वो दर्द फिर से जाग उठता है जो सालों से दबा हुआ था। तो अगले सीन में फिर सीन 2 हफ्ते पहले पर कट होता है, जहां सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तोजो के दिल में एक तूफान उठ रहा था। एक फैंसी टेबल पर पार्टी चल रही है, हवा में हंसी मजाक की आवाजें गूंज रही हैं। तोजो एक आलीशान कमरे में खड़ा है, किसी लड़की को देख रहा है जो अभी फ्रेम में नहीं है, लेकिन उसके मन में वो चेहरा बार बार आ रहा है। वो लड़की मियो कसावा है, जिसे वो काफी समय से पसंद करता था। उसके दिल में वो भावनाएं उमड़ रही हैं जो कभी कहीं गई नहीं, और वो तय करता है कि आज वो उससे अपने दिल की बात कहेगा, चाहे जो हो जाए। जबकि तोजो उसे देखता रहता है, उसकी आंखों में वो प्यार साफ झलकता है जो अब छिप नहीं रहा। वो दरवाजे से बाहर जाती है और जाते जाते एक आखिरी नजर उसकी तरफ डालती है, वो नजर जो तोजो को उम्मीद देती है। तभी तोजो उठ खड़ा होता है, पूरी तरह तय करके कि आज वो अपने फीलिंग्स बताएगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो रेस्ट रूम की तरफ बढ़ता है, उसे ढूंढने और बात करने के लिए। हर कदम के साथ उसका मन और उलझता जाता है। हॉलवे में उसे देखकर थोड़ा नर्वस हो जाता है, उसके हाथ कांपते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं, फिर भी आगे बढ़ता है। उसका नाम लेकर बुलाता है और कहता है कि उसे कुछ कहना है। उसकी आवाज में वो कंपी है जो प्यार की सच्चाई बयान करती है। मियो कसावा पूछती है कि वो इतना सीरियस क्यों लग रहा है। शर्माते हुए तोजो अपने दिल की बात कह देता है, पूछता है कि क्या वो उसके साथ बाहर जाना चाहेगी, क्योंकि वो उसे काफी समय से पसंद करता है। उसके शब्दों में वो ईमानदारी है जो सालों की चुप्पी तोड़ रही है। लड़की इस अचानक कन्फेशन से चौंक जाती है और थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। उसके चेहरे पर वो उलझन साफ दिखती है। फिर वो कहती है कि वो खुश है, लेकिन अभी बॉयफ्रेंड नहीं चाहती, और माफी मांगती है। उसके शब्द तोजो के दिल को चीरते हुए गुजरते हैं। रिजेक्ट करने के बाद वो बस पीठ फेर कर चली जाती है, तोजो को वहीं छोड़कर। और वो पल तोजो के लिए जैसे समय रुक सा जाता है। तोजो सन रह जाता है, उसे यकीन नहीं होता कि अभी अभी क्या हुआ। उसके मन में सवाल उमड़ते हैं, क्यों, क्या गलती थी मेरी? हम देखते हैं कि वापस टेबल पर वो गुस्से में एक ड्रिंक कैन को पूरी ताकत से मसल देता है। उसके हाथों में वो दर्द साफ महसूस होता है। अब टेबल खाली कैन और बॉटल से भरी है। साफ है कि उसने गम में जमकर पिया है। हर घूंट के साथ वो दर्द को डुबाने की कोशिश कर रहा है। एक के बाद एक कैन गटकता चला जाता है। उस दर्दनाक रिजेक्शन को भूलने की कोशिश में पूरी तरह ड्रंक दिखने के बावजूद वो एक और ड्रिंक उठा लेता है।
उसके मन में वो आवाज गूंजती है, क्यों नहीं। आखिरकार वो टेबल पर ही बेहोश हो जाता है, जबकि उसके दोस्त पार्टी जारी रखते हैं गाते हुए। लेकिन तोजो के लिए वो हंसी अब सिर्फ शोर लगती है। तोजो पूरी तरह उठे बड़बड़ाता है। टेबल पर थोड़ा लार टपक जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अंधेरे कमरे में अकेला पाता है और सोचता है सब कहाँ चले गए। उसके सिर में दर्द और दिल में खालीपन। नशे में डगमगाते हुए वो कमरे का दरवाजा खोलता है और हॉलवे में कंफ्यूज्ड नजर डालता है। हर तरफ सन्नाटा। वहां उसे एक क्राइम सीन की कॉर्डन टेप दिखती है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर हुआ क्या। उसके मन में एक अजीब सा डर उभरता है। तभी पीछे से एक पुलिस ऑफिसर अचानक उसे पकड़ लेता है तो जो पूरी तरह चौंक जाता है। उसके दिल की धड़कन रुक सी जाती है। ऑफिसर उसकी पहचान कंफर्म करता है और उस पर बेहद गंभीर और शॉकिंग क्राइम्स का आरोप लगाता है। उसके शब्द तोजो के कानों में गूंजते हैं। तोजो पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। पूछता है उसने किसे मारा, जबकि ऑफिसर रेडियो पर सस्पेक्ट के पकड़े जाने की रिपोर्ट देता है और तोजो का मन अस्वीकार करता है। ये सब तोजो जैसे ही मियो कसावा का नाम सुनता है वही जम सा जाता है। दिमाग उस भयानक सच को समझने की कोशिश करता है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं। उसके आंसू निकलने को तैयार होते हैं। पूरी बेबसी में वो चिल्लाता है, ये नामुमकिन है, और सीन की कॉशन टेप पार करने की कोशिश करता है। उसके हाथ कांपते हुए टेप को पकड़ते हैं। वो टेप को कसकर पकड़ लेता है। अभी यकीन नहीं कर पा रहा कि हो क्या रहा है। उसके चेहरे पर खौफ और उलझन साफ झलकती है। जैसे जैसे हालात की गंभीरता उस पर टूट कर गिरती है, वो महसूस करता है कि उसकी दुनिया उजड़ रही है। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी मियो कसावा पर पड़ती है, बिल्कुल डरावने हाल में, और तोजो का दिल टूट जाता है। तोजो सोचता है ये सब झूठ है, कोई भयानक मजाक, लेकिन सच्चाई उसे घूर रही है। तो अगले सीन में सीन बदलकर कोर्ट रूम में चला जाता है, जहां हवा में तनाव और गुस्सा भरा हुआ है। जहां जज उसे 30 साल की सजा सुनाता है। उसके शब्द तोजो के कानों में हमेशा के लिए गूंज जाते हैं। पीड़ित के रिश्तेदार गुस्से से उबल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उसे सबसे कड़ी सजा क्यों नहीं मिली। उनकी नजरें तोजो को घूर रही हैं। सदमे में डूबा तोजो कुछ कर नहीं पाता, बस सोचता रहता है कि उसकी जिंदगी यहाँ तक कैसे पहुँची। उसके मन में वो पुरानी खुशियाँ फ्लैशबैक की तरह आती हैं। उसे मियो कसावा की मुस्कुराती हुई झलक दिखती है और वो खुद से पूछता है, क्या ये सब बस एक डरावना नाइटमेयर है? लेकिन सच्चाई उसे थप्पड़ मारती है। आंखों में आंसू लिए वो टूट कर कहता है कि उसने ये क्राइम नहीं किया। उसके शब्दों में वो मासूमियत है जो कोई नहीं सुनता। तभी उसका पिता खड़ा होकर उसका बचाव करता है। कहता है उसका बेटा बेगुनाह है, उसके साथ जुल्म हो रहा है। उसके चेहरे पर वो पिता का प्यार साफ दिखता है, लेकिन लड़की की माँ उसे झूठे बहाने देने वाला बताती है और कहती है कि जो उसने किया उसके लिए वो माफी के लायक नहीं। उसके शब्दों में वो दर्द है जो तोजो को और तोड़ देता है। अचानक 3 आदमी उठते हैं और कोर्ट के बीचों बीच तोजो के पिता पर टूट पड़ते हैं। वो बेरहमी से उन्हें पीटते हैं, जमीन पर गिरा देते हैं और तोजो चीख चीख कर अपने पिता को पुकारता है। उसके दिल से वो दर्द निकलता है जो सहन नहीं होता। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, रुको प्लीज, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। उसकी बेबसी उसे और कमजोर बनाती है। मार खाते हुए भी उसके पिता चिल्लाते हैं कि चिंता मत करना, वो उसकी बेगुनाही साबित करेंगे। उसके शब्द तोजो के लिए आखिरी उम्मीद की तरह लगते हैं। सीन हमें प्रिजन की सेल में ले जाता है, जहां अंधेरा और सन्नाटा है। अंदर तोजो को इनमेट्स के एक झुंड ने घेर रखा है, जिनका लीडर एक डरावना सा आदमी है। उसकी आंखों में नफरत भरी हुई है। नए कैदी लाइन में खड़े हैं और पुराने लोग नफरत से उन्हें परख रहे हैं। हवा में डर का माहौल है। सामान पकड़े एक आदमी तोजो से पूछता है, किस जुर्म में आया है? बड़े टैटू वाले आदमी की घूरती नजर से तोजो कांप जाता है। उसके मन में वो पुरानी यादें फिर जागती हैं। ठीक से जवाब भी नहीं दे पाता। उसके शब्द अटक जाते हैं। तभी पीछे से एक इनमेट उसे मारता है और चिल्लाता है, बॉस को इग्नोर मत कर। उसकी आवाज में वो धमकी है जो तोजो को और डराती है। आंखों में आंसू लिए तोजो कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, सब उसे फंसाने का सेटअप है। उसके शब्दों में वो मासूमियत है जो कोई नहीं मानता, लेकिन लीडर यकीन नहीं करता। ठंडी नजर से उसे पास आने को कहता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं। तोजो आज्ञा मानता है और सामने खड़ा हो जाता है। समझ नहीं आता आगे क्या होगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। बिना चेतावनी बड़ा आदमी उसके पेट में जोरदार लात मारता है। वार की ताकत से तोजो पीछे उछलता है और सेल की फर्श पर बुरी तरह गिरता है। दर्द उसके पूरे शरीर में फैल जाता है। आदमी उसे उठाकर पूछता है, क्या वही इस क्राइम के लिए जिम्मेदार है? तोजो फिर इनकार करता है। उसके मन में वो गुस्सा उभरता है, लेकिन अभी दबा रहता है। उसके बार बार इनकार से चिढ़कर लीडर दूसरे को इशारा करता है।
एक और लात दर्द और बढ़ता है। हमलावरों में से एक कहता है कि उसे ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं और उसे किसी तरह रिएक्ट करने की चुनौती देता है। उसके शब्द तोजो को और उकसाते हैं। आखिरकार लीडर ऊब जाता है और हुक्म देता है, इसे बांध दो। उसकी आवाज में वो क्रूरता है जो तोजो के दिल को ठंडा कर देती है। वो उसे कसकर पकड़ लेते हैं। तोजो चिल्लाता है, छूटने की कोशिश करता है, मगर बेकार। उसके मन में बेबसी का सैलाब उमड़ता है। रस्सी से उसके हाथ कसकर बांध दिए जाते हैं। अब वो पूरी तरह बेबस है। उसके आंसू बहने लगते हैं। एक आदमी सैडिस्टिक मुस्कान के साथ पास आता है और पूछता है, अब भी लगता है रजिस्ट कर पाओगे? और फिर वो उसके पेट में बेरहमी से घूंसा मारता है। दर्द से तोजो तड़प उठता है। मारपीट जारी रहती है। वो दांत भींच के सब सहता है। हर वार के साथ उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। इनमेट्स उसे पंचिंग बैग बना लेते हैं। बंधा हुआ लगातार वार झेलता हुआ उसके शरीर पर जख्म उभर आते हैं। मार के बाद उसे वहीं लटकता छोड़ दिया जाता है। शरीर नीला पड़ा, जख्मों से भरा और खुद के खून से सना हुआ। वो दर्द जो अब उसकी आदत बन रहा है। सेल बॉस उसके बाल पकड़कर उसे ऊपर घसीटता है। तोजो होश खोने की कगार पर है। आंखें आधी बंद, लेकिन मन में नफरत की आग जल रही है। वो उसे धमकाता है, गार्ड से एक शब्द भी बोला तो हालात इससे भी बदतर कर दूंगा। वो दरिंदा चेतावनी दोहराता है, लेकिन तोजो भी उसे घूरता है। आंखों में गहरी नफरत, ऐसी नफरत जो जल रही हो, जैसे वो कह रही हो, ये सब याद रहेगा। फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद एक गार्ड उसे हॉलवे में प्राइवेट बात के लिए बुलाता है। तोजो के मन में एक हल्की सी उम्मीद जागती है। फिर वो टूट देने वाली खबर देता है, उसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मर गए। उसके शब्द तोजो को अंदर से तोड़ देते हैं। साथ ही पूछता है कि और कोई रिश्तेदार है या नहीं, क्योंकि बाहर से पैसों की मदद के बिना यहाँ जिंदगी बहुत मुश्किल होगी। उसके सवाल में वो ठंडक है जो तोजो को और दुखी करती है। गार्ड सवाल पर जोर देता है, लेकिन तोजो सन है। मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। उसके मन में वो यादें घुमड़ती हैं। आंखों से आंसू बहते हुए वो आखिरकार कहता है कि अब उसका कोई भी जिंदा रिश्तेदार नहीं है। उसके शब्दों में वो अकेलापन साफ झलकता है। ऑफिसर एक ठंडी सांस लेता है और कहता है कि अब उसे उसके अंजाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेरहमी से उसे डिसमिस कर देता है। तोजो का दिल पूरी तरह टूट जाता है। गार्ड्स खाना खाने चले जाते हैं और तोजो को अकेला पूरी तरह बेबस छोड़ देते हैं। वो अकेलापन जो अब उसका साथी बन चुका है। तो अगले सीन में सीन फिर मेस हॉल में लौटता है। वही ट्रे, वही खाना जो शुरुआत में था, और फिर से तोजो टेबल पर बैठा है, मगर इस बार उसका चेहरा दर्द से बदल चुका है। उसके मन में वो नई आग सुलग रही है। एक बुल्ली पास आता है और चॉपस्टिक से उसके खाने का टुकड़ा चुरा लेता है। तोजो का गुस्सा और बढ़ता है। इस बार तोजो चुपचाप उसे घूरता है। नजर में सुलगती आग, अंधेरी डिटर्मिनेशन, जैसे वो कह रही हो, अब बस बहुत हुआ। हेंचमैन चिढ़ जाता है, पूछता है क्या देख रहा है, जबकि बॉस दूर से सब देख रहा है। हवा में तनाव बढ़ता जाता है। दूसरा अपराधी तिरछी मुस्कान के साथ उसे कुछ करने की चुनौती देता है, ये सोचकर कि वो फिर नहीं रिएक्ट करेगा, लेकिन उसके मन में गलतफहमी है। मगर बॉस उसकी आंखों में आया बदलाव देख लेता है। हवा में तनाव तैरने लगता है। हर सांस भारी हो जाती है। बोली फिर उकसाता है और अपमान के लिए उसके खाने पर थूक देता है। तोजो का खून खौल उठता है। अपराधी हंसते हैं, पूछते हैं चेहरे को क्या हो गया, मैनर्स हैं भी या नहीं। फिर ब्रूट उसे किलर कह देता है और बस अंदर दबी सारी आग फट पड़ती है। तोजो के मन में वो सब यादें एक साथ उभर आती हैं। तोजो को मियो कसावा का रिजेक्शन याद आता है और वो दिन जब से उसकी जिंदगी बिखरती चली गई। उसके दिल में वो दर्द फिर से जागता है। उसे अपने पिता की तस्वीर दिखती है, कोर्ट में पिटते हुए, फिर भी चिल्लाते हुए कि वो उसकी बेगुनाही साबित करेंगे। वो पल तोजो को ताकत देता है। उसे याद आता है कैसे इन्हीं इनमेट्स ने उसे सेल में बांधकर पीटा था, कैसे हर पल उसे अपमान झेलना पड़ा। उसके मन में वो सवाल गूंजता है, क्यों? वो खुद से पूछता है, आखिर उसने इतना सब क्यों सहा, इतनी गलत सलूक क्यों? और फिर वो समझ जाता है कि उसने पहले ही सब कुछ खो दिया है, अब रोकने जैसा कुछ बचा ही नहीं। उसके दिल में वो फैसला पक्का हो जाता है, ये सोचकर कि अगर वो चला भी गया तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब वो नहीं रुकेगा। उसका हाथ गुस्से से कांपता है। चॉपस्टिक्स पर पकड़ और कस जाती है। किलर, वो शब्द उसके दिमाग में गूंजता है। उसके चेहरे पर एक डरावनी अंधेरी मुस्कान आ जाती है, जैसे वो कह रही हो अब समय आ गया है। वो जोर से टेबल पर पैर मारता है और कसम खाता है, जिन जिन ने उसे झूठा फंसाया है, एक एक से बदला जरूर लेगा। उसके शब्दों में वो पक्का इरादा है जो हिलने नहीं देगा। वो बॉली पर झपट पड़ता है, वादा करता है कि उसे वही दर्द महसूस कराएगा।
उसका चेहरा शुद्ध पागलपन और बदले की भूख से टेढ़ा हो जाता है। तो उसके मन में वो आग अब पूरी तरह भड़क चुकी है। बड़ा आदमी उसके इस भयंकर गुस्से से सन्न रह जाता है, बोल भी नहीं पाता। उसके मन में डर का साया फैलता है। पल भर में तोजो कूदता है और चॉपस्टिक्स को नुकीला हथियार बनाकर हमला कर देता है। वार बिल्कुल सटीक होता है। टक्कर के साथ ही खून चारों तरफ बिखर जाता है। बोली जमीन पर गिर पड़ता है। चॉपस्टिक उसकी आंख में धंसी हुई। दर्द से चीखता हुआ वो फर्श पर तड़पता है। चेहरे पर हाथ रखे ऐसी चीख निकालता है जो सीधे रूह तक चीर दे, और तोजो के लिए वो संतुष्टि का पल है। हेंचमैन घबरा जाता है और अपने बॉस को पुकारते हुए चिल्लाता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखता है। बिना हिचक तोजो पूरी ताकत से दीवार पर घूंसा मारता है और सब पर चिल्लाता है, दफा हो जाओ। उसके शब्दों में वो गुस्सा है जो अब रुकने वाला नहीं। इतने में एक बोली गुस्से से पागल होकर पीछे से उस पर झपटता है, लेकिन तोजो घूमता है, चेहरे पर सैडिस्टिक मुस्कान जैसे और खून के लिए तैयार हो। उसके मन में वो सोच है, अब कोई नहीं बचेगा। एक और इनमेट इस हिंसा को देखकर कांप उठता है। डर से ठंडा पसीना बहने लगता है। हवा में खौफ फैल जाता है। फिर तोजो चॉपस्टिक्स जमीन पर गिरा देता है और खाली हाथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसके मन में वो ताकत उभरती है जो जेल ने दी है। वो उसी हेंचमैन पर कहर बनकर टूट पड़ता है जिसने पहले सेल में उस पर हाथ उठाया था। पागलपन भरी नजर के साथ वो सोचता है, जब वैसे भी सब खत्म होने वाला है तो इनको भी अपने साथ ले जाएगा, और बिना रहम के हमला जारी रखता है। हर वार के साथ उसका गुस्सा कम होता नहीं। उसके घूंसों की ताकत से सामने वाले का चेहरा पूरी तरह बिगड़ जाता है। लगातार वार झेलने के बाद वो अपराधी पीछे की तरफ गिर पड़ता है। तोजो का मन अब शांत नहीं, पहले ही बेहोश। तोजो गुस्से की परछाई बन जाता है और बाकी इनमेट्स पर भी टूट पड़ता है। उसके हर कदम में वो बदला साफ झलकता। बोली जमीन पर पड़ा है, चेहरा सूजा हुआ, खून से ढका हुआ, दर्द से कराता हुआ। तभी एक हेंचमैन बॉस को बचाने के लिए तोजो को पीछे से खींचने की कोशिश करता है। वो चिल्लाता है, बॉस को छोड़, और उसे धक्का देने के लिए घूंसा मारता है, लेकिन उसे झटका लगता है। उसके वारों का तोजो पर कोई असर नहीं। तोजो के मन में वो नफरत है जो अब कुछ नहीं देखती। सुनी कान सी नजर के साथ तोजो ऐसा लगता है जैसे लड़ाई के बीच अपनी अक्ल पूरी तरह खो चुका हो, लेकिन वो जानता है वो क्या कर रहा है। उसी पल प्रिजन गार्ड्स पहुंचते हैं और चिल्लाते हैं, ये सब क्या हो रहा है। एक ऑफिसर तोजो के कंधे से पकड़कर बवाल रोकने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर गुस्सा है। बिना सोचे समझे वो तोजो के चेहरे पर घूंसा मार देता है, लेकिन कोई असर नहीं। तोजो बस सिर घुमाता है, आंखों में जहर भरी नफरत। गार्ड घबरा जाता है। उसके मन में डर उभरता है। घायल आदमी को इन्फर्मरी ले जाने का हुक्म देता है और बाकी इनमेट्स को धमकाता है। हवा में अफरा तफरी फैल जाती है। तभी तोजो गुस्से और बेबसी की ऐसी दहाड़ मारता है कि पूरा हॉल गूंज उठता है। वो दहाड़ जो उसके अंदर के दर्द को बाहर निकालती है। वो अगले वॉर को हैरान कर देने वाली फुर्ती से डज कर जाता है। ऑफिसर उसके रिएक्शन और स्पीड से पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वो चिल्लाता है कि ये लड़का दीवार की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है और सबको पकड़ने का आदेश देता है। कई गार्ड्स और इनमेट्स मिलकर तोजो को काबू में करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वो उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन तोजो पूरी ताकत से छटपटाता रहता है, चीखता रहता है। खुद को छुड़ाने की कोशिश में उसके मन में वो सोच है, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। तो अगले सीन में सीन इन्फर्मरी में कट होता है, जहां तोजो बेड पर पड़ा है, जैसे जीने की इच्छा ही मर चुकी हो। उसके मन में खालीपन फैला हुआ है। कई दिनों से उसने कुछ खाया नहीं। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा है। डॉक्टर गार्ड से कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उसके शब्द तोजो को सुनाई देते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। डॉक्टर के जाते ही एक बूढ़ा जेनिटर दरवाजे पर दिखाई देता है। वो हॉलवे में झाड़ू लगाने लगता है। तोजो के कमरे के पास उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान है। फिर वो कहता है, अपनी जिंदगी यूं मत फेंक। उसके शब्द तोजो के कानों में गूंजते हैं। तोजो उसे खाली नजर से देखता है, कोई भाव नहीं, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। बूढ़ा पूछता है, अगर तुम चले गए तो तुम्हारे पेरेंट्स का नाम कौन साफ करेगा। ये शब्द सीधे दिल में उतरते हैं। तोजो की आंखें झट से फैल जाती हैं। उसके मन में वो पुरानी यादें जागती हैं। वो बेड पर सीधा बैठ जाता है, पूछता है, अभी क्या कहा तुमने। उसके शब्दों में वो उलझन है। बूढ़ा फिर पूछता है, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जो हुआ वो सच में एक्सीडेंट था। तो जो बेड से उतर आता है पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो। उसके मन में सवालों का तूफान उठता है। जेनिटर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, वो एक्सीडेंट नहीं था, तुम्हारे पेरेंट्स को एलिमिनेट किया गया। उसके शब्द तोजो को सदमा देते हैं। गुस्से से पागल होकर तोजो उसका कॉलर पकड़ लेता है, पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता।
उसके चेहरे पर वो गुस्सा और दर्द मिश्रित है। बूढ़ा कहता है, हर चीज के पीछे कुछ न कुछ होता है, और सीधे पूछता है, क्या तुमने वो क्राइम किया था? तो जो बिना रुके इनकार करता है, साफ कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। उसके शब्दों में वो सच्चाई है। बूढ़ा नतीजा निकालता है, तो ये सब एक सेटअप था और तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मिल गया था। तोजो के मन में सब कुछ जुड़ने लगता है। तोजो को बात झंझनाने लगती है। वो कहता है, शुरुआत से ही सब कुछ अजीब लग रहा था। उसे वो सीन याद आता है। वो सोचता है, असली कल्प्रिट कौन हो सकता है और उसका मोटिव क्या था। गुस्से के आंसू बहते हुए वो दांत भींच लेता है। इतनी सारी नाइंसाफियों को याद करके नई आग, नया मकसद उसके अंदर जल उठता है। वो चिल्लाता है, मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक अपने पेरेंट्स का बदला ना ले लूं। उसके शब्दों में वो दृढ़ता है जो अब टूटने वाली नहीं। इस बुड्ढे को ओल्ड टाइमर सिचिया नाम दिया गया है, जो तोजो की आंखों में आई नई आग देखकर संतुष्ट सी मुस्कान देता है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी। इस हालत में वो कुछ नहीं कर पाएगा और गोरकी उसे पूरी तरह खत्म करना चाहता है। गोरकी वही है, ताजो का सेल लीडर है, जिसको अभी हमरे तोजो ने चॉपस्टिक से पेल दिया था। उसके शब्द तोजो को और मजबूत बनाते हैं। तोजो शांति से जवाब देता है, कोई बात नहीं, उसके पास जिंदा रहने का एक तरीका है। उसकी हिम्मत और जज्बा देखकर बूढ़ा आदमी प्रभावित हो जाता है। कहता है, मुझे तेरा एटीट्यूड पसंद आया। फिर वो एक प्रस्ताव रखता है, अगर तोजो गोरकी से बच गया तो वो उसे थोड़ी सी मदद कर सकता है। शरारती सी नजर के साथ वो अपना असली इरादा बताता है। वो इस प्रिजन से भागना चाहता है। उसके शब्द तोजो के मन में नई उम्मीद जगाते हैं। ये शॉकिंग बात कहकर बूढ़ा कमरे से बाहर मुड़ता है। जाने से पहले वो टेबल पर रखी एक किताब की तरफ इशारा करता है। फुर्सत मिले तो पढ़ना। तोजो किताब उठाता है, जबकि सिचिया हॉलवे में दूर होता जाता है। उसके मन में वो सोच है, ये किताब क्या बदल देगी। कवर देखकर वो समझ जाता है किताब ह्यूमन एनाटॉमी पर है, खासकर शरीर के वीक पॉइंट्स पर। तोजो पूछता है, तुम हो कौन? बूढ़ा पलटकर कहता है, नाम सिचिया है, लेकिन तुम मुझे बस ओल्ड टाइमर कहो। और वो चला जाता है। तोजो के मन में सवाल बाकी रह जाते हैं। उसी पल एक गार्ड गुस्से से तमतमाया इन्फर्मरी में घुस आता है। वो चिल्लाता है, इतनी शांति से किताब पढ़ रहा है। कहता है, तेरी वजह से यहाँ जिंदगी नर्क बन गई है। फिर हुक्म देता है, उठ, तुझे 1 महीने के लिए सॉलिटरी भेज रहा हूँ, दिमाग ठंडा करने। वो तोजो को जोर से सेल में धकेल देता है और ताना मारता है, अगर मरने की इतनी जल्दी है तो वहाँ अकेले कर लेना। उसके शब्द तोजो को और तोड़ते हैं, लेकिन वो चुप रहता है। फिर हम देखते हैं कि सॉलिटरी की पूरी अंधेरी कोठरी में तोजो अकेला रह जाता है। बस एक छोटे से विंडो से आती हल्की रोशनी। किताब को पकड़े हुए वो सोचता है, अब वो अंधेरे के आगे झुकना नहीं चाहता। आंखों में नफरत और इरादे की आग के साथ वो खुद से कसम खाता है, बदला जरूर लेगा। उसके मन में वो फैसला पक्का हो जाता है। 15 दिन बाद सेल के दरवाजे में चाबी घूमती है। वही गार्ड दरवाजा खोलता है और चिल्लाता है, टाइम हो गया, अगर जिंदा है तो बाहर आ। लेकिन अंदर झांकते ही वो सन्न रह जाता है, बोल भी नहीं पाता। अंधेरे से तोजो की परछाई बाहर निकलती है। अब उसका शरीर बेहद मस्कुलर, पूरी तरह डिफाइंड और रिप्ड है। गार्ड हकलाते हुए पूछता है, अंदर क्या कर रहा था? तोजो ठंडे लहजे में कहता है, कुछ खास नहीं। फिर एक खौफनाक मुस्कान के साथ जोड़ता है, बस अपने गुनाहों पर सोच रहा था। उसके शब्दों में वो रहस्य है जो गार्ड को डराता है। तो अगले सीन में सीन प्रिजन यार्ड में कट होता है। कई इनमेट्स काम कर रहे हैं। तोजो मजबूत भरोसेमंद कदमों से यार्ड पार करता है। पोस्चर पूरी तरह बदला हुआ। दूर से गोरकी का एक हेंचमैन उसे देख लेता है। हैरानी से वो बाकियों को चिल्लाकर बताता है, शातिर मुस्कान के साथ, देखो तोजो वापस आ गया। लोहे की छड़ों से लैस कई अपराधी उसे घेर लेते हैं, हमले के लिए तैयार। लेकिन तोजो जरा भी नहीं घबराता। उसके होठों पर वही डरावनी कॉन्फिडेंट मुस्कान। तभी गैंग लीडर गोरकी सामने आता है। कहता है, सिर्फ तेरे लिए हॉस्पिटल से जल्दी निकला हूँ। अपने चेहरे के स्कार की तरफ इशारा करता है और कसम खाता है, तेरा हिसाब 100 गुना चुकाऊंगा। फिर वो हुक्म देता है, जो भी है सब झोंक दो इस पर। इनमेट्स झुंड बनाकर उस पर टूट पड़ते हैं, नंबर्स के दम पर गिराने की कोशिश। तोजो लड़ाई के लिए खुद को तैयार करता है, चेहरा गंभीर, फोकस्ड। हैरान कर देने वाली स्पीड के साथ वो वॉर डज करता है और सटीक एल्बो स्ट्राइक से हमलावरों को गिराने लगता है। गोरकी ये सब देखकर सन्न रह जाता है। फिर अपने आदमियों पर चिल्लाता है, अगर इसे नहीं हराया तो अंजाम बुरा होगा। तोजो गुस्से में दांत पीसता है और भी ज्यादा बेरहमी से लड़ता रहता है। वो जोरदार वर क्राई निकालता है, जैसे बाकी पूरी गैंग को ललकार रहा हो।
जमीन पर जोर से पैर पटकता है और तरफ टूट पड़ता है। ये सब देखकर गैंग लीडर का खून खौल उठता है और वो खुद लड़ाई में कूद पड़ता है, लेकिन तोजो उसका पंच बीच में ही रोक लेता है और उसी मोमेंटम से कई आयरन रीबार्स पकड़ लेता है। आंखों में जहर भरी नफरत लिए वो चिल्लाता है, अब हमेशा के लिए दूर हो जा। फिर वो उस भारी भरकम दरिंदे को उठाता है और पूरी ताकत से आयरन रीबार्स पर पटक देता है। गोरकी की दर्द से तड़पती चीख निकलती है जब उसका शरीर लोहे की छड़ों से टकराता है। छत पर खड़े बाकी गैंग मेंबर्स ये सब देखकर सन्न रह जाते हैं और अपने बॉस को पुकारते हैं और सीधे उस ब्रूट पर आकर गिरता है, काम हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से। जमीन पर पड़े हुए वो उन सबको याद करता है जिन्होंने उसे सताया, जिन्होंने उसे झूठा फंसाया। नफरत से भरी नजर के साथ वो खुद से कसम खाता है एक एक को कुचल देगा, लेकिन तभी गार्ड्स और दूसरे इनमेट्स दौड़कर बीच में आ जाते हैं। एक ऑफिसर चिल्लाता है, रुक जा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो चेतावनी देता है, अगर तूने इसे मार दिया तो तुझे सबसे बड़ी सजा मिलेगी। ये सुनते ही तोजो रुक जाता है। उसे एहसास होता है बदला लिए बिना वो जा नहीं सकता। गुस्से से दांत पीसते हुए वो आखिरी वार रोक लेता है। गुस्से की दहाड़ के साथ वो खड़ा होता है, जबकि बाकी इनमेट्स उसे डर से देखते रहते हैं। इस घटना के बाद उसकी सजा में और 20 साल जोड़ दिए जाते हैं और प्रिजन में उसकी रेपुटेशन पूरी तरह बदल जाती है। इन्फर्मरी में वो अपने जख्मों से उभरता है और एनाटॉमी वाली किताब पढ़ना जारी रखता है। गार्ड उसे बताता है कि गोरकी को ट्रांसफर कर दिया गया है और अब वो जिंदगी भर व्हील चेयर पर रहेगा। ऑफिसर पूछता है, सब ठीक है? तो जो बस कहता है वो अपनी सेल में वापस जा रहा है। तो जो समझ जाता है अब कोई भी उस पागल से उलझना नहीं चाहता जिसे अपनी मौत का भी डर नहीं। उसके चारों तरफ खतरे की नई ओरा फैल चुकी है। हॉलवे में उसकी मुलाकात फिर से उस बूढ़े जेनेटर सिचिया से होती है। वो मुस्कुराकर उसे देखता है। तो जो कहता है, मैं बच गया, और उसे ओल्ड टाइमर का वादा याद दिलाता है। सिचिया हंसता है, कहता है मदद तो करेगा, लेकिन उसके लिए तोजो को एक मौका बनाना होगा। तोजो पूछता है, एस्केप प्लान के लिए मुझे क्या करना होगा? सिचिया शरारती मुस्कान के साथ झुकता है और उसके कान में फुसफुसाता है, पूरी प्रिजन में एक बड़ा बवाल खड़ा करना होगा। तोजो पूछता है, उसके बाद और क्या? वो सच में उस पर भरोसा कर सकता है? सिचिया बताता है, किचन में सीवर ग्रेट बहुत समय से ढीली है। अगर जबरदस्त हंगामा हुआ तो उसी मौके में सीवर के रास्ते भाग सकते हैं। वो कहता है, अगर भरोसा नहीं है तो खुद जाकर देख ले, लेकिन तोजो सिर हिलाता है, उसे देखने की जरूरत नहीं। इस जगह से निकलने के लिए वो कुछ भी करेगा। दृढ़ निश्चय के साथ वो ओल्ड टाइमर से कहता है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद एक गार्ड उसे वापस उसकी पुरानी सेल में ले जाता है। वहां पहुंचते ही गोरकी के पुराने हेंचमैन उसे देखकर सन्न रह जाते हैं। उनकी आंखों में अब सिर्फ डर है। गार्ड सेल को लॉक करता है और तोजो सामने खड़े बाकी इनमेट्स को ऐसी डरावनी नजर से देखता है कि माहौल जम जाता है। होठों पर शैतानी मुस्कान के साथ वो ललकारता है, अगर गोरकी का बदला लेना है तो एक कदम आगे बढ़कर दिखाओ। लेकिन बुलीज घबरा जाते हैं। घबराहट में कहते हैं, सब एक गलत फहमी थी, हमें तो अपना पुराना बॉस वैसे भी नफरत था। फिर पल भर में पलटी मारते हैं, चापलूसी शुरू कर देते हैं, अब तो तुम ही हमारे बॉस हो। सब सहमति में सिर हिलाते हैं और सेल में तोजो का नाम गूंजने लगता है नए लीडर के रूप में। और इसी के साथ तोजो सेल पर पूरा कब्जा जमा लेता है, चेहरे पर शुद्ध दबदबे की झलक। तो अगले सीन में सीन मेस हॉल में शिफ्ट होता है। तोजो शांति से खाना खा रहा है। एक इनमेट अपनी ट्रे से मीट उठाकर नए बॉस को ऑफर करता है। मुस्कुराते हुए वो मीट तोजो की ट्रे में रख देता है, रिस्पेक्ट के तौर पर। फिर बाकी अपराधी भी जुड़ जाते हैं, अपनी अपनी सबसे अच्छी चीजें देने लगते हैं। तोजो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, कहता है इतना सारा खाना एक साथ नहीं खा सकता। दूसरी टेबल पर कुछ इनमेट्स बात कर रहे हैं, कैसे गोरकी उस न्यूमर से पिट गया और अब जिंदगी भर बेड पर पड़ा रहेगा। एक दाढ़ी वाला ब्रूट बड़बड़ाता है, नया लीडर अब तक मुझे रिस्पेक्ट देने क्यों नहीं आया? उसका हैंचमैन उसे शांत करता है, कहता है वो लड़के से बात करेगा और उसे हमारी साइड में ले आएगा। वो ये भी दावा करता है कि न्यूमर की मदद से पूरा ब्लॉक उसके बॉस यूमी सैन का हो जाएगा। तभी एक हाथ जोर से लकड़ी की टेबल पर पटकता है। यूमी सैन के हेंचमैन में से एक तोजो के पास आता है और पूछता है, क्या वही है जिसे वो ढूंढ रहे थे? वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और पूछता है, अब तक बॉस यूमी सैन से मिलने क्यों नहीं गया? तोजो ठंडी नजर से घूरता है, पूछता है, कोई प्रॉब्लम है? उसके नए फॉलोअर्स में से एक डरते हुए फुसफुसाता है, सावधान रहो, यूमी सैन बहुत खतरनाक है। तोजो मेस हॉल के दूसरे सिरे की तरफ देखता है। वहां वो तथाकथित बिग बॉस यूमी सैन दूर से उसे घूर रहा है। दूर से यूमी सैन का एक आदमी दूसरे से कहता है, नए लड़के को मैनर्स सिखा दो।
हेंचमैन टेबल पर जोर से हाथ मारता है और चिल्लाता है, यहाँ रूल्स हैं और उन्हें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन तोजो एक सेकंड भी नहीं गंवाता, सीधा एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर मारता है। खून चारों तरफ उड़ जाता है। तोजो उसे ठंडी नजर से देखता रहता है। यूमी सैन और उसके बाकी हेंचमैन सन्न रह जाते हैं। तोजो के नए फॉलोअर्स भी दंग, मुंह खुले के खुले। वो आदमी पंच से उछलकर पीछे गिरता है और चिल्लाता है, बॉस मदद करो। गुस्से से भरा यूमी सैन खड़ा होता है, टेबल पटकता है और तोजो को गाली देता है। सीन में घायल हेंचमैन जमीन पर पड़ा है और तोजो सीधे बिग बॉस यूमी सैन को चुनौती भरी नजर से देख रहा है। यूमी सैन के लोग फुसफुसाते हैं, ये सच में हो रहा है क्या? बिग बॉस का चेहरा शुद्ध नफरत और गुस्से से टेढ़ा हो जाता है। उसके बाकी आदमी चुप हो जाते हैं। एक तो हैरानी में मुंह तक ढक लेता है। जमीन पर पड़ा आदमी चीखता है, वो तोजो को खत्म कर देगा। लेकिन तोजो बिना डर दिखाए सीधे उस विशाल यूमी सैन की तरफ मुड़ता है। यूमी सैन कहता है, पूरी जिंदगी में उसने इतना घमंडी न्यूमर नहीं देखा। तोजो जवाब देता है, तो आज देख लिया। तभी एक गार्ड आकर चिल्लाता है, सब लोग तुरंत अपने खाने पर लौटो। यूमी सैन गुस्से में बड़बड़ाता है, धमकी देता है कि तोजो को इसका बहुत भारी पछतावा होगा। वो पलटता है और अगले दिन के ब्रेक टाइम के लिए हिसाब बराबर करने का ऐलान करता है। पिटा हुआ हेंचमैन फर्श पर पड़ा रोता है, बॉस को पुकारता है जिसने उसे वहीं छोड़ दिया। तोजो के एक नए साथी उसे चेतावनी देते हैं, कल वो पूरी ताकत से आएंगे। लेकिन तोजो ठंडे लहजे में कहता है, कायर है, और जोड़ता है एक साथ सबको निपटा देंगे। बाकी इनमेट्स अपने नए लीडर की बेखौफ कॉन्फिडेंस देखकर डर जाते हैं, समझ नहीं पाते कैसे रिएक्ट करें। तभी तोजो का एक फॉलोअर जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है, आंखों में नया जोश। वो बॉस से माफी मांगता है कि वो डर गया था और वफादारी दिखाने के लिए सिर झुका देता है। फिर खड़ा होकर चिल्लाता है, कल हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। बाकी इनमेट्स भी जोश में आ जाते हैं, मुट्ठियां हवा में उठती हैं। लेकिन तोजो शांत रहता है, गंभीर और स्थिर। फिर हम देखते हैं कि रात के वक्त तोजो उठता है और एक सोते हुए सेलमेट से कंबल उठा लेता है। अपने हाथों से वो कपड़े को कसकर मरोड़ने लगता है, धीरे धीरे उसे रस्सी जैसा बना देता है। उस रात वो कंबल को पूरी तरह मरोड़कर एक देसी हथियार बना लेता है। उसके मन में वो प्लान चल रहा है। अगले सीन में अगले दिन ब्रेक टाइम में प्रिजन यार्ड दिखता है। इनमेट्स अपनी अपनी एक्टिविटीज में लगे हैं। 2 गार्ड्स खड़ी नजर रखे हुए हैं ताकि कोई बवाल ना हो। तभी एक इनमेट आता है और एक ऑफिसर को अच्छी क्वालिटी की सिगरेट्स ऑफर करता है। दोनों गार्ड्स लालच में आकर मान जाते हैं और स्मोक के लिए दूर हट जाते हैं। यूमी और उसके हेंचमैन ये सब देख लेते हैं। गार्ड्स कन्वीनियंटली डिस्ट्रैक्टेड। उधर तोजो की गैंग छत पर बैठी सही मौके का इंतजार कर रही है। एक फॉलोअर आकर बॉस को बताता है, दुश्मन मीटिंग स्पॉट पर पहुंच गए हैं। तोजो होठों पर कॉन्फिडेंट मुस्कान लाता है, वो पूरी तरह रेडी है। वो अपने आदमियों की तरफ मुड़ता है, कहता है, आज सब अपनी डिटर्मिनेशन दिखाओ। दोनों गैंग्स एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़ती हैं। प्रिजन यार्ड में जबरदस्त दंगा शुरू हो जाता है। तोजो के एक साथी का जोरदार पंच यूमी सैन के हेंचमैन के चेहरे पर लगता है। वो बुरी तरह पिटता है, चेहरा खून से भर जाता है। एक और फॉलोअर भी कूद पड़ता है और दूसरे दुश्मन को तबाह कर देता है। एक राइवल पीछे देखता है, गार्ड्स अब भी दूर हैं, मदद नहीं आने वाली। आखिर एक गार्ड लड़ाई देख लेता है और गुस्से में चिल्लाता है, फिर से बवाल शुरू हो गया। लड़ाई जारी रहती है और तोजो की गैंग पूरी तरह यूमी सैन के लोगों पर हावी हो जाती है। गार्ड्स दौड़ते हैं, विसल्स बजाते हैं, हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। उसी अफरा तफरी में एक गार्ड यूमी सैन की पीठ पर मारता है। ब्रूट दर्द और हैरानी से दांत भींच लेता है। इतना तगड़ा हमला उसने सोचा नहीं था। हंगामे के बीच एक गार्ड पैटर्न निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एक इनमेट उसे रोक लेता है। ऑफिसर चिल्लाता है, ये रूल्स का वायलेशन है। सिक्योरिटी टीम को बुलाने का हुक्म देता है। यार्ड की जमीन खून से भरने लगती है, चारों तरफ अराजकता। तभी तोजो का एक फॉलोअर घबराकर इधर उधर देखता है। उसे एहसास होता है बॉस गायब है। वो सोचता है कहाँ चला गया। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर तोजो चुपचाप एक बिल्डिंग के अंदर निकल जाता है, चौकन्नी नजरें सांसें रोके हुए। अंदर ओल्ड टाइमर उसका इंतजार कर रहा है। वो मुस्कुराकर कहता है, शानदार काम, अब हम निकल सकते हैं। संतुष्ट मुस्कान, आंखों में चमक। चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान लिए बूढ़ा उसे बिना वक्त गंवाए अपने पीछे आने को कहता है। दोनों तेज कदमों से हॉलवे में चलते हैं, प्लान्ड एस्केप रूट की तरफ। वो किचन पहुंचते हैं और टाइमर ठीक उसी सीवर ग्रेट के सामने रुकता है जिसका उसने जिक्र किया था। बिना ज्यादा मेहनत के वो भारी लोहे की जाली उठा देता है। नीचे रास्ता खुल जाता है। वो तोजो की तरफ देखता है, आंखों में कामयाबी की चमक, जैसे कह रहा हो प्लान काम कर रहा है। आत्मविश्वास भरी नजर।
तोजो उस रास्ते को घूरता है, चेहरे पर सख्त और अटल इरादा, जबड़े कसे हुए। ओल्ड टाइमर एक औजार निकालकर ग्रेट को और ढीला करता है, जबकि तोजो इशारे का इंतजार करता है। अंधेरी गंदी सीवर खुल जाती है। उनकी लंबे समय से इंतजार की गई आजादी का रास्ता उनमें से एक सबसे पहले गंदे पानी में उतरता है और अंधेरे में सफर शुरू हो जाता है। ओल्ड टाइमर चेतावनी देता है, बदबू बहुत भयानक है, लेकिन थोड़ी देर सहना पड़ेगा। तोजो नाक ढक लेता है। उस असहनीय बदबू को झेलने की कोशिश में नाक सिकुड़ी हुई, जी मचलाता सा। अंधेरी सुरंग में आगे बढ़ते हुए कई चूहे उनके पास से भागते हैं। पूरी सीवर चूहों से भरी पड़ी है। नफरत पैदा करने वाला मंजर, घिन भरी नजर। थोड़ी देर बाद ओल्ड टाइमर बताता है, मंजिल आ गई। वे एक बड़े लोहे के ग्रेट तक पहुंचते हैं। यही आखिरी एग्जिट लगता है। तोजो पूछता है, अब बाहर कैसे निकलेंगे? बूढ़ा कहता है, आराम करो, सब इंतजाम पहले से है। रहस्यमयी मुस्कान, वो बताता है कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है और एक आयरन बार पहले ही डीली कर चुका है। फिर तोजो से कहता है, जोर लगाकर बार को धक्का दे। तोजो आगे बढ़ता है और थोड़ी मेहनत में बार उखाड़ देता है। रास्ता खुल जाता है। आजादी सामने है। दिल में उम्मीद की धड़कन, लेकिन बाहर निकलते ही धोखा। ओल्ड टाइमर शैतानी मुस्कान के साथ एक नुकीली चीज तोजो की छाती में घोंप देता है। क्रूर खुशी भरी मुस्कान। वो कहता है, तुम्हारा मिशन यही खत्म। आज तुम्हारी मौत की ख्वाहिश पूरी करता हूँ। वार से तोजो लड़खड़ाता है, पीछे गिरता है, तेज दर्द से कराता हुआ। दर्द से चेहरा विकृत। बूढ़ा मुड़कर जाने लगता है, उसे वहीं छोड़कर, लेकिन तोजो आखिरी ताकत से उसका पैर पकड़ लेता है। दर्द के बावजूद आंखों में आग। धोखेबाज चौंक जाता है, ये अभी जिंदा कैसे? तोजो कहता है, मुझे अजीब लगा था कि एक अजनबी यूं मदद क्यों करेगा। वो बताता है, एहतियात के लिए उसने अपने कपड़ों में कई चीजें छिपा रखी थी, और दिखाता है वो वार उसकी छाती तक पहुंचा ही नहीं, सिर्फ उस किताब में ढंसा जो उसने अंदर छिपा रखी थी। विजय हल्की मुस्कान। ओल्ड टाइमर उसकी अक्ल की तारीफ करता है। तो जो ठंडे लहजे में कहता है, अब किसी पर भरोसा नहीं करेगा। आंखें सख्त। बूढ़ा याद दिलाता है, लड़ना तो मैंने ही सिखाया था, और उसे सामने आने की चुनौती देता है। घमंड भरी नजर। एक पल भी जाया के बिना तोजो झपटता है। जोरदार घूंसा। ओल्ड टाइमर ब्लेड कसकर पकड़ता है, लड़ाई के लिए तैयार। वो कहता है, जीतने का बस एक मौका है, हारा तो तुम्हारी किस्मत। तोजो ताने से नहीं हिलता, आंखों में पक्का इरादा। फुर्ती से वो मरोड़ा हुआ भीगा कंबल दुश्मन पर फेंकता है। ध्यान भटकते ही सीधा तबाही मचाने वाला पंच बूढ़े के चेहरे पर। ओल्ड टाइमर दर्द से चीखता हुआ गिर पड़ता है, चेहरा हाथों से ढक लेता है। तभी उसे एहसास होता है, ये लाइम है। वो चिल्लाता है, ये सब कब तैयार किया? सदमा भरी आवाज। तोजो बताता है, ब्लेड और एसिड के बारे में उसे पहले से पता था, किसी ने प्लान लीक कर दिया था। अंधा सा होता हुआ भी धोखेबाज गुस्से में उठता है। कसम खाता है कि तोजो को साथ लेकर डूबेगा। आंखें लाल, लेकिन तोजो एक वायल दिखाता है, पूछता है, यही ढूंढ रहे हो? फ्लैशबैक में दिखता है, तोजो ने एसिड वाली वायल चुपचाप पानी से बदल दी थी। बूढ़े का चेहरा सदमे और शुद्ध गुस्से से विकृत हो जाता है। गुस्से में वो ब्लेड से झपटता है, लेकिन तोजो आसानी से डज कर जाता है। फिर सटीक काउंटर ठुड्डी पर करारा पंच, और अंत में एक ताकतवर किक। धोखेबाज हवा में उछलता है और दूर जा गिरता है। कहानी वही खत्म। जमीन पर पड़ा हारा हुआ बूढ़ा मान लेता है कि उसने तोजो को कम आंक कर बहुत बड़ी गलती की। पछतावा भरी सांस। तो ब्लेड उठाता है और ठंडे लहजे में कहता है, वो उसके साथ वही गलती दोबारा नहीं करेगा। ओल्ड टाइमर कराहते हुए कहता है, अफसोस है कि उसे तुम जैसे लड़के से हारना पड़ा। बिना एक पल रुके तोजो आखिरी वार करता है। सब कुछ एक ही झटके में खत्म। पक्का करने के लिए वो एसिड की वायल उठाता है और ओल्ड टाइमर के शरीर पर उड़ेल देता है। फिर वो उसे धन्यवाद कहता है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसने उसे एक कदम और मजबूत बना दिया। दिल में नई ताकत, अब पूरी तरह आजाद। तोजो कच्ची सड़क पर चलता है। पीछे शहर की स्काईलाइन। वो आंखें बंद करता है, गहरी सांस लेता है, पहली बार असली आजादी को महसूस करता हुआ। चेहरा शांत, राहत भरी मुस्कान। फिर वो मांस के टुकड़े अपनी पीठ पर देसी पट्टी पैकेट फेंकता है। आजाद और नए मकसद के साथ वो खुद से कहता है, अब बदले का वक्त है। आंखों में जलती आग। सीन शिफ्ट होता है एक ढाबे में, जहां कुछ जेल के गार्ड खाना खा रहे होते हैं। ओनर कहता है कि वे अभी भी उस भागे हुए ढूंढ रहे हैं जो अब तक पकड़ा नहीं गया। एक गार्ड बोलता है कि उसने सोचा था 2 भागे हुए थे, लेकिन सिर्फ एक ही था। एक अफसर मुस्कुराते हुए कहता है कि वो बूढ़ा कोई साधारण आदमी नहीं था,
ढाबे का मालिक बोलता है कि तोजो का जाना तो दुख भरा था, लेकिन अफसर कहता है कि उसने वही कमाया था, क्योंकि वो भयंकर और माफ न करने वाले गुनाहों के लिए जेल में था। दूसरा गार्ड खोलता है कि तोजो के माँ बाप ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट चुरा ली थी ताकि उसकी बेगुनाही साबित हो सके। अफसर हैरान हो जाता है और पूरी कहानी के तार जोड़ता है। समझ जाता है कि माँ बाप को इसलिए खत्म किया गया ताकि सच कभी बाहर न आए। ढाबे में एक आदमी टोपी पहने खड़ा होता है। लगता है उसने सब सुन लिया। एक गार्ड उस आदमी को बुलाता है और तोजो धीरे से उसकी तरफ मुड़ता है। अफसर उसे पहचान नहीं पाता और गंभीर, थोड़ा शक भरी नजर से देखता है। गार्ड चेतावनी देता है कि ज्यादा इधर उधर मत घूमना, शहर में एक खतरनाक भागा हुआ है। तोजो शांत चेहरे से कहता है कि उसने गार्ड की चेतावनी समझ ली। इधर दूसरी तरफ एक अच्छे कपड़ों वाला आदमी सीटी बजाते हुए सड़क पर चल रहा है। हमारा छुपा हुआ तोजो दूर से उसे देखता है और चुपके से पीछा करता है। आदमी चलता रहता है और सोचता है घर जाकर क्या खाएगा, लेकिन अचानक पीछे से झटका लगता है और चाकू उसकी गर्दन पर लग जाता है। जवान लड़का घबरा जाता है और कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो सिर्फ पार्ट टाइम नौकरी करता हूँ। तोजो कहता है, चुप रह और सच्चाई से जवाब दे। फिर वो पूछता है, किसने तुझे गैंग तोजो सेट करने को कहा? आदमी हैरान हो जाता है। जवान लड़का कहता है, यूटू, और आदमी साफ दिख रहा है घबराया हुआ। वो चिल्लाता है, हमारे तोजो को कि इसमें मत पड़, और धमकी देता है। कहता है, तुरंत यहाँ से निकल जा। तोजो को अपने दोस्त यूजी की याद आ जाती है और सोचता है, क्या उसके साथ भी कुछ हुआ मेरी वजह से? बिना सोचे वह चाकू पूरी ताकत से उस आदमी की टांग में घुसा देता है। जैसे ही आदमी दर्द से चीखता है, तोजो अपनी टोपी उतारता है और पूछता है, यूजी के साथ ये किसने किया? आदमी आखिरकार अपने हमलावर को पहचान लेता है और पूछता है, क्या तू तोजो है? तोजो सवाल अनसुना करता है और मांगता है कि बता, किसने उसे कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया? लेकिन जवान लड़का मना करता है और कहता है, मास्टरमाइंड कोई ऐसा नहीं जिसे वो हरा सके। आदमी की जिद से तंग आकर तोजो उसे मुक्कों की बौछार देता है। चाकू उसकी गर्दन पर रखकर तोजो दबाव डालता है और आखिरी मौका देता है साथ देने का। डर के मारे आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन बता देता है कि रिमानो ने उसे पैसे दिए। तोजो नाम सुनकर चौंक जाता है और सोचता है, रिमानो कौन हो सकती है? उसे याद आता है कि वो मायो की सबसे अच्छी सहेली है। उसे पूरा सच पता होगा। गुस्से और नफरत से भरा वो मांगता है कि बता, ये लड़की कहाँ मिलेगी? आदमी अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाता है और बता देता है कि वो ग्रैंड नाइट क्लब में होस्टेस का काम करती है। वो कहता है, सब बता दिया, और विनती करता है कि छोड़ दे, क्योंकि उसे धमकी दी गई थी। वो गिड़गिड़ाना जारी रखता है और वादा करता है साथ देने का अगर तोजो उसे छोड़ दे। लेकिन तोजो नहीं सुनता और उस आदमी का मुंह बंद कर देता है ताकि वो चीख न सके। ठंडी नजर से कहता है कि टेंशन मत ले, अभी नहीं मारने वाला। फिर सीधा उसे जोरदार लात मारकर पास के कुएं में गिरा देता है। ऊपर से चेतावनी देता है कि अगर कुछ हुआ तो वहां भूखा प्यासा मर जाएगा। चेतावनी के बाद वो मुड़कर चलने लगता है। जवान लड़के को कुएं में फंसा छोड़कर कुएं के नीचे आदमी पूरी तरह डर गया है अपनी क्रूर और अनिश्चित किस्मत से। तो जो वहां से निकलकर अपनी बदला की यात्रा जारी रखता है। फिर वो छुपकर एक आदमी को देखता है जो पट्टियों से लदा हुआ है और अलाव के पास बैठा है। आदमी रोता है कि किसी का बदला नहीं ले पाया और कहता है कि अब वो बदला नहीं ले पाएगा। डिटरमिन चेहरे से तोजो पहचान लेता है उस आदमी को अपने पुराने दोस्त यूजी के रूप में। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यूजी टफ लड़का था जो हमेशा कमजोरों के लिए खड़ा होता था। वो छोटे तोजो को ढांढस बंधाता है और वादा करता है कि कोई अब उसे परेशान नहीं करेगा। यूजी फिर गुस्से में जमीन पर मुक्का मारता है और कसम खाता है कि सच ढूंढकर अपने दोस्त की बेगुनाही साबित करेगा। चीखने के बाद थकान से अलाव के पास बेहोश हो जाता है। तोजो सोचता है कि अब वो अपने दोस्त को इसमें नहीं घसीट सकता और फैसला करता है कि ये काम खुद निपटाएगा। फिर वो ग्रैंड नाइट क्लब जाता है आखिर रिमानो को ढूंढने के लिए। वहां वो देखता है एक मोटा आदमी लड़की के साथ जा रहा है जो रिमानो लगती है। जवान लड़की गुड बाय कहती है और आदमी को शुक्रिया कहती है। रात के लिए वादा करती है अगली बार। फिर वो अपनी घड़ी देखती है और कहती है अब जाने का टाइम हो गया। हमारा तोजो धीरे धीरे उसके पीछे अंधेरी सड़कों पर पीछा करता है। फिर वो चाकू निकालता है और पास जाने के लिए तैयार होता है ताकि जवाब ले सके, लेकिन उसका बैग आवाज कर देता है और वो चौंक जाता है सोचकर कि शायद पकड़ा गया। लड़की अपना फोन उठाती है और कहती है कि वो काम से निकल चुकी है और हमेशा वाली जगह जा रही है। तोजो पास से पीछा करता है ताकि पता चले मीटिंग स्पॉट कहाँ है।
वो फिर नेट पैराडाइज में घुसती है और तोजो दरवाजे से सब देखता है। वो सोचता है कि ये जगह क्रिमिनल छुपने की जगह है और वो उसी से मिल रही है। तोजो गुस्सा करता है और समझता है कि कागमी जल्दी आएगी और ये उसका सिर्फ एक मौका है। वो अंदर घुसता है और लड़की उसे किसी और समझकर देर के लिए शिकायत करती है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है डर जाती है और पूछती है, तू कौन है और कैसे अंदर आ गया? शांत तोजो सोडा कैन उठाकर कहता है कि वो तो सिर्फ ड्रिंक पहुंचाने आया है। लड़की बिना शक के कैन लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन एक स्मूथ मूव में तोजो उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे रोककर चाकू उसकी गर्दन पर रख देता है और चेतावनी देता है कि एक भी आवाज मत निकालना। ठंडी नजर से तोजो फिर पूछता है, क्या वो उसे पहचानती है? लड़की शौक में लड़खड़ाते हुए तोजो का नाम लेती है, सोचती है कि कैसे वो जिंदा है। वो फिर पूछता है कि क्यों उसने फ्रेम किया, लेकिन लड़की इनकार करती है और कहती है, क्या सच में तू सोचता है ये मैंने किया? वो समझाती है कि सेटअप में बहुत पैसे लगे और अगर उसके पास इतने पैसे होते तो वो वहां नहीं होती। तो जो गंभीर होकर पूछता है कि असली मास्टरमाइंड कौन था। अमानो चेतावनी देती है कि बेहतर होगा अगर वो ना जाए, क्योंकि वो आदमी बहुत खतरनाक है, और कहती है भाग जा, लेकिन तोजो चाकू और जोर से दबाता है। छोटी सी कट उसकी गर्दन पर लगती है। क्रूर नजर से वो लड़की को आखिरी मौका देता है बात करने का, वरना और बुरा होगा। डर के मारे लड़की आखिरकार बता देती है कि मास्टरमाइंड कोकोशा था, जो तोजो को चौंका देता है। सफेद बाल वाले आदमी की तस्वीर दिमाग में आती है और सोचता है कि क्यों वो हो सकता है। लड़की फिर अंदर की तरफ इशारा करती है और बताती है कि जो आदमी वो ढूंढ रहा है वो वहां इंतजार कर रहा है। अमानो कहती है सब बता दिया और विनती करती है कि और परेशान मत कर, बस छोड़ दे। लेकिन तोजो कहता है कि अब उसके माँ बाप नहीं है और अब जीने का कोई कारण है। वो फिर लड़की को छोड़ देता है और शांत होकर कहता है कि कभी साथ ड्रिंक करेंगे। लड़की मुड़कर मान जाती है और कुछ लिखती है कागज पर, लेकिन तोजो कहता है कि अब सिर्फ बदला बचा है और फैसला करता है कि उसके साथ है या खिलाफ। वो फिर कागज थमाती है और वादा करती है बाद में समझाने का, जल्दी छोड़ने को कहती है। तोजो कागज उठाता है और देखता है कि फोन नंबर लिखा है। अगले दिन कॉल करने का सोचता है, चेतावनी देता है कि अगर चालाकी की तो कोई रहम नहीं मिलेगा। तभी सो कॉल्ड कोकी योशिदा हॉलवे में दिखता है अपने गुंडों के साथ और तोजो की तरफ आता है। ग्रुप पास आता है और तोजो पिंक सूट वाले आदमी के सामने खड़ा होता है। गंभीर चेहरे से एक पसीने की बूंद चेहरे पर गिरती है, जैसे वो तय होने वाले मुकाबले के लिए तैयार हो। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। हॉलवे में पूरा टेंशन भरा माहौल। योशिदा एक पल के लिए घूरता है और सोचता है कि ये चेहरा कहीं देखा है। बाद में बिस्तर पर लेटे हुए तोजो उस रात की घटनाएं याद करता है। फ्लैशबैक में देखता है योशिदा मायो के साथ बार में बात कर रहा था और पी रहा था। वो अमानो और मायो को गाते हुए देखता है, दरवाजे से देखता है। खुद को टेबल पर नशे में बेहोश याद आता है। फिर देखता है योशिदा और मायो हाथ पकड़कर जा रहे थे जब वो नशे में था। आंसुओं के साथ सोचता है क्यों उस कमीने ने सब छीन लिया। नफरत से मुट्ठी भींची। तोजो पूरी ताकत से योशिदा का नाम चिल्लाता है। अगले दिन तोजो फोन यूज करता है जरूरी कॉल के लिए। फिर पार्क नदी के पास मायो के साथ शाम की मीटिंग फिक्स करता है। दूसरी तरफ लड़की मीटिंग के लिए मान जाती है और सिचुएशन समझ जाती है। इधर अमानो एक आदमी के साथ सोफे पर गा रही है दिखावे के लिए। उस रात लड़की मीटिंग जगह पर पहुंचती है और तोजो का इंतजार करती है। तोजो फिर पीछे से आता है, गंभीर और पक्के इरादे वाले चेहरे से सीधा मुद्दे पर आता है और पूछता है ठीक ठीक कैसे माँ बाप मरे। लड़की बता देती है कि माँ बाप ने असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट ली थी और नया ट्रायल प्लान कर रहे थे, लेकिन योशिदा सच बाहर आने से डर गया और एक्सीडेंट का नाटक रचा दोनों को खत्म करने के लिए। माँ बाप की लाशों की तस्वीर तोजो के दिमाग में आती है। दर्द और नफरत से भर गया। लड़की आंसुओं में तोजो की तरफ मुड़ती है और माफी मांगती है सबके लिए। गुस्से में तोजो हैरान होता है और चिल्लाता है कि अब माफी का कोई मतलब नहीं। लड़की कहती है कि माफी की उम्मीद नहीं करती, बस पूरा सच बताना चाहती है पछतावे के लिए। तोजो फिर उससे पूछता है रिपोर्ट में क्या था और मायो कैसे मरी। अमानो बता देती है कि रिपोर्ट में 3 अलग मर्दों के तरल थे, लेकिन कोई भी उसका नहीं था। तोजो पूरी तरह चौंक जाता है और यकीन नहीं कर पाता। लड़की जारी रखती है और कहती है कि योशिदा और उसके दोस्तों ने पैसे ऑफर किए और मायो खुद चली गई। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि विलेन लड़की को कार्ड ऑफर कर रहा है और दूसरे आदमी देख रहे हैं। अमानो कहती है कि उन्होंने उसे नशे की चीज यूज करने पर मजबूर किया और ज्यादा डोज की वजह से वो पहले हैंडल नहीं कर पाई। इस अनजानी स्थिति पर तोजो टूट जाता है
और यकीन नहीं कर पाता कि जिस लड़की से वो प्यार करता था वो ऐसी हालत में थी। गुस्से में वो उसे जोर से पकड़ता है और पूछता है, क्यों फैसला किया मुझे फंसाने का। लड़की समझाती है कि उन्हें गुनाहगार चाहिए था और कबूलनामा वाली कहानी यूज करके शर्मिंदा किया। डार्क नजर से तोजो पूछता है, क्या सब सच है जो तूने बताया। अमानो बता देती है कि योशिदा ने भी उसकी जान को धमकी दी, इसलिए वो भी उससे बहुत नफरत करती है। नफरत में मुट्ठी भींचकर तोजो ने कसम खाई कि वो विलेन को किसी भी हाल में कुचल देगा। लेकिन जवान लड़की चेतावनी देती है कि घटना के बाद योशिदा के बाप ने उसके लिए 8 बॉडीगार्ड्स रखे हैं। वो समझाती है कि सब प्रो हैं और वो कभी पास नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। लड़की फिर समझाने की कोशिश करती है, कहती है पक्का है उसके माँ बाप चाहते कि वो जिंदा रहे। तोजो कहता है कि वो उसे जिंदा रखेगा सच बताने के लिए, लेकिन चेतावनी देता है बीच में मत पड़ना। फिर वो लड़की से कहता है कि उसके साथ चल और दोनों पार्क के फुट ब्रिज पर साथ चलने लगते हैं। तोजो समझाता है कि सावधानी के लिए वो उसे तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक सब सुलझ न जाए। फिर उसे अपना फोन थमाने को कहता है और जवान लड़की बिना सवाल किए मान जाती है। अचानक तोजो उसके पीछे से हमला करता है, ठीक से गर्दन पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और उसे कुएं में फेंक देता है। लड़की कहती है कि तूने ये सही किया, लेकिन गिड़गिड़ाती है कि ऐसे मत मार देना। ठंडी नजर से तोजो चेतावनी देता है कि अगर वो गया तो वहां दूसरे आदमी के साथ रह सकती है। तो भाइयों, इसका अगला पार्ट आएगा और ये सीरीज में पूरी एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं इसके बाद फॉगलैंड को पूरा करूंगा। अगली वीडियो में फॉर इस सीरीज को कंटिन्यू। सो यू होंगे तो यार, सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगा बिकॉज यार मेरे को फॉगलैंड की सीरीज डालनी थी पर मैं वो नहीं डाल पाया। तो मेरे साथ सीन ये हो रहा है कि भाई मेरा सिस्टम पूरी तरीके से क्रैश हो जा रहा है। ठीक है, मैं एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा, पता नहीं भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे पास बैकअप में यही जो मानो मैंने पहले ही बना के रखा था, इसी को अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज 4-5 दिन हो गए भाई चैनल पे कोई वीडियो नहीं आया था। तो मैं अपना पूरा पीसी रीसेट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं फिर बाकी का फॉगलैंड का सीरीज़ कंप्लीट करके एडिट वगैरह करके मेरे को शुरू से करना पड़ेगा। तो मैं उसका पूरा पार्ट डाल दूंगा 40 तक। एंड उसके बाद फिर ये सीरीज़ के पार्ट्स आएंगे, क्योंकि तुम लोग को पता है मैं सारे सीरीज़ को चैनल पे कंटिन्यू करता हूँ और बाकी सारे काफ़ी ज़्यादा तगड़े तगड़ी वीडियो आने वाली है यार। तो स्टे ट्यून। और हाँ, इस बार थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार, आगे से नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं, बाय। थैंक यू।